हिमाचल न्यूज़ 24/7। सबसे पहले तो मैं अपने सारे प्रेस बंधुओं का यहाँ एकत्रित होने पर तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और धन्यवाद करना चाहूँगा। आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका जो मुख्य केंद्र बिंदु है वो हाल ही में जो हमारे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी हाल ही में तकरीबन 2 दिन पहले चंबा आए थे और उन्होंने एक यहाँ मीटिंग की और उनकी हमने चंबा चौगान मैदान के अंदर स्पीच भी हमने उनकी सुनी, तो उसके बारे में हम अपनी कुछ प्रतिक्रिया जो है वो देना चाहते थे। सबसे पहले तो आदरणीय अनुराग ठाकुर जी का चंबा पधारने पर, क्योंकि वो हिमाचल के तरफ से पहले युवा केंद्रीय मंत्री बने हैं, तो स्वाभाविक है कि ये हमारे लिए भी एक अच्छी बात है कि हमारे प्रदेश से एक युवा जो है इतने ऊपर कद तक गया। लेकिन हम एक आशा कर रहे थे कि मंत्री बनने के बाद वो पहली बार जो है वो चंबा आए, और इससे पहले वो कई मर्तबा जो है सांसद रह चुके हैं, लेकिन मंत्री बनने के बाद ये उनका शायद चंबा का ये पहला दौरा था। तो हम बहुत उम्मीदें लगा के जो है उनकी तरफ बैठे हुए थे और उन्होंने एक बहुत ही लच्छेदार और बड़ा एक सुनियोजित ढंग से एक भाषण जो है उन्होंने चंबा चौगान के अंदर जो है उन्होंने दिया, और सुनने में वो बड़ा अच्छा भी लगा और शायद कुछ लोगों को भाया भी। लेकिन उस भाषण के अंदर कुछ ऐसे केंद्र बिंदु थे जो मैं सोचता हूँ उन्होंने जो अपना वक्तव्य वहाँ दिया है वो बिल्कुल गलत है। सबसे पहले तो उन्होंने स्टेज से एक बात बोली कि मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने चंबा का जो मेडिकल कॉलेज है वो उन्होंने चंबा को दिया। तो मैं आपके माध्यम से ये साफ कर देना चाहता हूँ कि चंबा का जो मेडिकल कॉलेज है वो आदरणीय गुलाम नबी आज़ाद और आदरणीय वीरभद्र सिंह जी की देन है। और उस वक्त के अंदर जो है जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस वक्त के अंदर 3 मेडिकल कॉलेज जो हैं, एक नाहन में, एक हमीरपुर में और एक चंबा में जो है वो सैंक्शन हुए, स्वीकृत हुए। और उसके बाद जो है यहाँ इन कॉलेजेस का जो है फिर काम लगा। इतना ज़रूर है कि नड्डा जी हेल्थ मिनिस्टर बीच में बने और कुछ राशि जो है उनके समय में जो है मेडिकल कॉलेज के लिए शायद कुछ सैंक्शन हुई होगी, लेकिन जो पूरा जो मेडिकल कॉलेज का जो काम है, जो श्रेय है, मेरा ऐसा मानना है वो कांग्रेस पार्टी को जाता है। बल्कि जो उन्होंने भाषण दिया उसके अंदर उन्होंने जो है भाजपा सरकार की, जो मोदी सरकार है दिल्ली में शासन कर रही है, उनके द्वारा जो स्कीमें चलाई जा रही हैं, चाहे वो उज्ज्वल योजना है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना है, और कई ऐसी स्कीमों का उन्होंने बहुत बखान किया कि जो है इतने करोड़ जो है घर दिए, और इस बार उन्होंने बीच में जो है फिगर्स दी कि इतने करोड़ रुपया यहाँ खर्च हुआ। मेरा ऐसा मानना है जब उन्होंने मेडिकल कॉलेज के बारे में श्रेय लेने की कोशिश की तो ये बिल्कुल एक गलत बात है। ये कांग्रेस के टाइम की स्कीम है और इसका श्रेय जो है लोग सब जानते हैं, किसी के बोलने से कुछ नहीं होता है, लोग सब जानते हैं। मैं केंद्रीय मंत्री जी को ये बोलना चाहूँगा कि मेडिकल कॉलेज तो यहाँ चालू हो गया है, लेकिन इनकी सरकार के अंदर जो मेडिकल कॉलेज की दुर्दशा हुई है वो वाकई में ही काबिले तारीफ है। पिछले कल भी तकरीबन कोई 35 डॉक्टर जो हैं यहाँ से जो हैं उनके तबादले हुए। जब एमसीआई की टीम आती है तो कुछ महीनों के लिए डॉक्टर्स के तबादले यहाँ करे जाते हैं, और उसके बाद जब वो टीम का पूरा सर्वे हो जाता है तो उसके बाद जो डॉक्टर्स हैं वो वापस टांडा रेफर हो जाते हैं। और यहाँ चिकित्सकों की इतनी कमी है कि पूछो मत। लेकिन उस बारे में जो है एक भी शब्द जो है ना यहाँ के विधायकों ने, और केंद्र मंत्री तो खैर दिल्ली से आए हैं,
मैं उनको नहीं बोलूँगा, लेकिन यहाँ के जो लोकल विधायक हैं ना उन्होंने उस मुद्दे पे कोई बात रखी और ना कोई बात कही। उसके बाद जो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी थे उन्होंने बोला 2014 से पहले जो गरीब आदमी थे उनके घरों में रहने के लिए छत तक जो थी वो उपलब्ध नहीं थी। उन्होंने ये बात कही। मैं आप लोगों के माध्यम से ये बात बोलना चाहूँगा, क्या 2014 से पहले इंदिरा आवास योजना स्कीम नहीं हुआ करती थी? क्या राजीव विकास योजना स्कीम आवास योजना स्कीम नहीं हुआ करती थी? मुख्यमंत्री आवास योजना स्कीम नहीं हुआ करती थी? ये जो स्कीमें हैं ये कांग्रेस के समय से चली आ रही हैं। मैं आपके माध्यम से एक और चीज बोलना चाहूंगा कि हाल ही में जो चंबा और आसपास के कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर नई जो पंचायतें हैं उनका जो गठन हुआ है, उन नई पंचायतों के अंदर 1.5 साल हो गया है। उन पंचायतों के अंदर ना तो कोई भवन का निर्माण हुआ है, ना वहाँ कोई परमानेंट सेक्रेटरी लगा है, ना वहाँ कोई परमानेंट ग्राम सेवक रोजगार सेवक लगा है, ना कोई सलाई अध्यापिका लगी है। तो किस चीज़ का बखान, किस चीज़ का बखान ये। और मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये एक सरकारी मीटिंग थी और इस सरकारी मीटिंग को इस तरीके का रंग दिया गया कि ये भाजपा की एक प्राइवेट मीटिंग जो है वो कर दी गई, जिसके अंदर जो है भाजपा के झंडे ही झंडे जो हैं नीचे से लेके ऊपर तक लगे रहे और सरकारी लोग जो थे वो ये झंडे लगा रहे थे और सरकारी जगहों पे वो जो झंडे हैं वो लगाए गए। और जो ये मीटिंग है ये सरकार की मीटिंग है। इसके अंदर हमने ये पाया कि सिर्फ जो भाजपा के जो वर्कर थे वही भर भर के गाड़ियों के अंदर ढोए गए और उन वर्करों के लाने के लिए, चाहे वो उज्ज्वला गैस योजना थी जिसमें इन्होंने गैस आवंटित की, मुफ्त में चूल्हे दिए, उनके नंबर थे और सरकारी एजेंसीज का उपयोग किया गया उन लोगों को एकत्रित करने के लिए और उन्हें बोला गया कि आपको ये जो सामान है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। ये हम पहली बार हम ये चीज़ देख रहे हैं। कांग्रेस 70 साल, ये घड़ी घड़ी बोलते हैं 70 साल कांग्रेस ने जो है हिंदुस्तान के अंदर शासन किया, लेकिन हम लोगों ने ऐसा कभी नहीं देखा कि सरकार की जो एजेंसीज हैं वो भीड़ जुटाने के लिए जो है, लोगों को जुटाने के लिए लगी हैं। ये चीज़ें हमें अब पहली बार जो है देखने में जो है हमें मिल रही हैं, तो ये बड़ी दुख की बात है। और लाखों रुपए जो है इस प्रोग्राम के लिए जो है यहाँ खर्च किया गया। ये जो प्रोग्राम है दरअसल हिमाचल के अंदर जो है 4-5 महीने के अंदर जो है विधानसभा के चुनाव हैं और ये एक पीआर एक्सरसाइज है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है पीआर बिल्डिंग एक्सरसाइज है वो की जा रही है। और क्योंकि लोग जो हैं हिमाचल के वो भाजपा सरकार से बहुत दुखी हैं और इसलिए जो है भाजपा की नीतियां सेंटर की जो है वो, इनके जो केंद्रीय मंत्री हैं, आज अनुराग ठाकुर जी आए हैं, इससे पहले हमें सुनने में आ रहा था कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी शायद चंबा का कोई दौरा था, उसके बाद हमने सुना शायद अमित शाह जी का बना, उसके बाद जो है अल्टीमेटली समय का उनको शायद समय नहीं था तो अनुराग ठाकुर जी जो है वो चंबा आए। चंबा आने पर उन्होंने ये अनाउंसमेंट की कि भाई हम 5 जो है मैं स्टेडियम जो है हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर एक स्टेडियम और 50 जो जिम हैं वो हम जो हैं अपनी तरफ से जो है मैं देता हूँ, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए 10। मेरा ऐसा मानना है, ये बड़ी खुशी की बात है कि वो ऐसा बोल के गए हैं, लेकिन मुझे ऐसा डर है कि कहीं ये जिम और ये स्टेडियम भी ऐसे ना रह जाएं जैसे उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की बात की थी जब वो पहली बार सांसद जब बन के आए थे, वो आज तक वैसी की वैसी धरी की धरी रही है। साथ में जो सेंट्रल वेरासिटी जो यूनिवर्सिटी है उसका जो मुद्दा है, आज भी आपको पता है उसका झगड़ा चला हुआ है, वो कहाँ है। ऐसा ना हो कि ये जो बातें उन्होंने कही हैं, क्योंकि ये बातें जो हैं चुनाव से तकरीबन सिर्फ 4-5 महीने पहले जो है की जा रही हैं और उन्होंने साथ में ये चीज़ें भी ऐड की कि ये चीज़ें तब होंगी जब ज़मीन उपलब्ध होगी, तो किंतु परंतु के उन्होंने इतने सारे विषय जो हैं इसके अंदर जो हैं वो छोड़ दिए हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये चुनावी स्टंट से ऊपर मुझे कुछ ज़्यादा दिखता। अगर ये कार्य आज से 3 साल 3.5-4 साल पहले अनाउंस होते तो शायद उनके कार्यकाल में ये
इनकी कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू होता और शायद इनकी कंप्लीशन का काम भी जो है शायद होता। लेकिन आपको पता है, मैं आपको बोलना चाहूँगा 2014 में जब राजा वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री बने तो पहला उनका जो दौरा था उसके अंदर उन्होंने जो है तकरीबन 25 स्कूलों या 30 या 35, जिसमें मैं बोल रहा हूँ प्राइमरी से लेके हाई स्कूल तक स्कूलों की अनाउंसमेंट की। उसके 6 महीने के अंदर अंदर उन स्कूलों की नोटिफिकेशन हुई और उनके शासनकाल में जो है उन स्कूलों की क्लासेस भी जो है बैठ गई। तो जो अंत में जब सरकार को 2-4-6 महीने जब जाने को रह जाते हैं तो ऐसी जो अनाउंसमेंट्स हैं, अभी स्टेडियम की भी मैं बात करना चाहूँगा कि इससे पहले किरण रिजिजू जी आए थे चंबा कुछ टाइम पहले, वो भी कुछ अनाउंसमेंट्स करके गए, उसके ऊपर क्या कार्य हुआ। उसके बाद राकेश पठानिया जी आए, उन्होंने भी एक स्टेडियम की बात पुलिस लाइंस में की, वहाँ एक नींव पत्थर भी स्टेडियम का रखा गया। अब सुनने में आ रहा है कि वो प्री फैब्रिकेटेड है, किसी को टेंडर हुआ, वो बोल के तो ये गए थे कि 1-1.5 महीने के अंदर जो है इसका कार्य शुरू हो जाएगा, लेकिन आज तक हमें कुछ दिखने को नजर नहीं आ रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो सरकार है ये जुमलों की सरकार है। अब मात्र जब 4.5 साल ये कुछ नहीं कर सके तो अब आखिरी 5-6 महीने के अंदर अनाउंसमेंट्स करके जो है मुझे लगता है ये लोगों को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ ये होगा, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। लेकिन जो मुख्य मुद्दे थे, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा, आज के जो हमारे चुनाव आने वाले हैं 5 महीने के अंदर, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है आने वाले वक्त के अंदर रहने वाला है। उसके ऊपर उन्होंने एक शब्द जो है बेरोजगारी के बारे में कुछ नहीं बोला। जब ये सेंटर में चुनाव जीत के आए थे, इन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, उसके ऊपर इन्होंने बिल्कुल चुप्पी साध रखी है। हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर तकरीबन 14 लाख से अधिक जो बच्चे हैं वो बेरोजगार हैं आज की डेट के अंदर। बेरोजगारी के ऊपर सरकार ने एक लफ्ज नहीं बोला। साथ ही में मैं आपको बोलना चाहता हूं, महंगाई जो है वो आसमान छू रही है। आप किसी चीज का रेट देखो, चाहे पेट्रोल का दाम देखो, चाहे डीजल का दाम देखो, चाहे सीमेंट का दाम देखो, चाहे सरिये का दाम देखो, चाहे दालों का दाम देखो, चाहे तेल का दाम देखो, चाहे आटे का दाम देखो, गैस का दाम देखो, तो आसमान छू रहा है। मैं एक चीज बोलना चाहता हूं कि आज जो घरेलू गैस है उसका जो सिलेंडर है 1,000 रुपए को पार हो गया, 1100 के करीब जो है सिलेंडर हो गया। हमारे टाइम में ये सिलेंडर 400 रुपए का मिलता था। मेरे को ऐसा अंदाजा लगता है कि गांव के अंदर चलो लोग आज भी लकड़ी का काफी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी एक घर के अंदर तकरीबन 6-7 सिलेंडर तो साल के गरीब परिवार के जो है 6-7 सिलेंडर जो हैं वो तो लगते ही हैं। तो अगर आप 700 रुपये एक्स्ट्रा सिलेंडर का उनसे ले रहे हैं और उनको 2 सिलेंडर मुफ्त का दे रहे हैं, 7 छिके कितना हुआ 4200 रुपया आप उनसे एक्स्ट्रा ले रहे हैं, और 2,000 रुपए के अगर 2 सिलेंडर आप उनको मुफ्त भी दे रहे हैं, तब भी आप उनकी पॉकेट से तकरीबन कोई 2600 रुपये जो है वो एक्स्ट्रा ले रहे हैं। और जो ये कंपनियां हैं, जो गैस की कंपनियां हैं, उनको फायदा पहुंचाने की एक इनडायरेक्टली कोशिश कर रहे हैं। एक बार ही दिया ना बढ़ाने, और साथ ही में सिलेंडर की जो भरवाई है वो भी तो 1 या 2 बार, अब 2 बार बोल रहे हैं कि दूसरा भी करेंगे, लेकिन क्या फायदा उस सिलेंडर का जब गांव के लोगों के पास ऐसा समर्थ ही नहीं है कि वो दूसरा सिलेंडर या तीसरा सिलेंडर भर सकें, क्या फायदा उसका। और मैं आपको एक और चीज बोलना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश जो है वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर लिटरेसी के हिसाब से सबसे अव्वल नंबर पर है, चाहे केरला हो या हिमाचल प्रदेश हो। हमारे जो लोग हैं हिमाचल प्रदेश के, हमारा जो युवा है, हमारे जो बुजुर्ग हैं, आप देखो इन परसेंटेज जो है बहुत पढ़े लिखे लोग हैं इस प्रदेश के अंदर। और अगर ये ऐसा सोच रहे हैं कि जैसे यूपी के अंदर ये कर पाए या और किसी स्टेट के अंदर कर पाए, हिमाचल के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं। और अभी हाल ही में जो पीछे जो उपचुनाव हुए थे 3 विधानसभा के और 1 जो पार्लियामेंट का चुनाव हुआ था, उसमें हिमाचल के लोगों ने जो है अपना वर्डिक्ट जो है बिल्कुल स्पष्ट तौर पर जो है
उन्होंने अपनी बात जो है सरकार के सामने रखी है। और अगर ये सोच रहे हैं कि दिल्ली के लीडर भेज के और जो इनकी स्कीम्स का बखान करके और सरकारी खर्चे पर जो है इन चीज़ों का बखान करके वो हिमाचल प्रदेश के अंदर हिमाचल प्रदेश के लोगों का जो है माइंड वॉश कर सकेंगे, ये बिल्कुल तथ्य से परे है। हिमाचल प्रदेश के लोगों की सोच, हिमाचल प्रदेश लोगों की शिक्षा जो है बहुत अव्वल लेवल पर है। और ये जो है सपने जो वो दिखा रहे हैं और इसके और जो वो सपने लोगों को दिखा रहे हैं, इससे हिमाचल प्रदेश के अंदर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अभी हाल ही में ताबड़तोड़ जो रैलियां हैं भाजपा, चाहे नड्डा जी ने भी अभी एक कांगड़ा में की, इन्होंने अभी अनुराग ठाकुर जी ने यहाँ चंबा के अंदर की। और मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ के आदरणीय विधायक ने बोला तकरीबन 25,000 लोग जो हैं वो इस रैली के अंदर जो हैं वो आएंगे। उन्होंने खुद ये वक्तव्य मैंने सुना है कहीं उनका, उन्होंने बोला तकरीबन 25,000 लोग जो है आएंगे। मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि 2-2.5 हज़ार लोगों से ऊपर जो है इस जो है मीटिंग के अंदर आए नहीं। और वो भी जो है सरकारी तंत्र का पूरा उपयोग किया गया और सारे जिले के जो लोग हैं वो इकट्ठे करके आएंगे। हर विधायक की ड्यूटी लगी कि अपने अपने जिले से लोग, और कोई आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्करों की ड्यूटी लगी, कोई सरकारी तंत्र का पूरा जो है दुरुपयोग किया गया। और सरकारी पैसे का जो है खूब जो है दुरुपयोग किया भी गया। और आगे जब तक यहाँ आचार संहिता नहीं लगती है तो मुझे लगता है कि अब जो है ताबड़तोड़ जो है मीटिंगें यहाँ होती रहेंगी। मैं बोलता हूँ कि मैंने ऐसे झंडे जो हैं, कभी हमने लोगों ने भी बहुत मीटिंगें की हैं, मैंने इतना जो है जो झंडे जो हैं लगे हुए कभी देखे नहीं। पूरे नीचे शीतला पुल से लेके यहाँ ऊपर तक जो है सरकारी जगहों पे जो है भाजपा के झंडे लगे थे। ये सरकारी मीटिंग ना होके एक भाजपा की पर्सनल पब्लिक मीटिंग जो है ये बन के रहेगी, पार्टी मीटिंग बन के रहेगी, जिसका खर्चा जो है वो सरकार ने किया। ये मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा। बाकी सरकार जो है हर जगह जो है वो विफल है, हर जगह जो है सरकार जो है फेल है। और मैं बोलना चाहूँगा कि जो हमारे कांग्रेस के समय में जब यूपीए की सरकार थी तो मनरेगा की जो स्कीम थी वो हमने एक्ट जो है मनरेगा एक्ट जो है वो कांग्रेस सरकार ने लॉन्च किया। और आज भी मनरेगा की वजह से गांव में जो है हर गरीब परिवार जो है, चाहे 18 साल से ऊपर जो उम्र में है, चाहे वो यूथ है, चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे वो महिला है, ठीक है, उनको 120 दिन का जो रोजगार है वो उनको गांव बैठे जो है वो मिल रहा है। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि आज मनरेगा की हालत भी उन्होंने ऐसी की हुई है, मनरेगा के अंदर 2.5 महीने तक जो है लेबर की पेमेंटें नहीं हो रही हैं, 2.5 महीने तक। हालांकि एक्ट कहता है कि 15 दिन के अंदर जो है लेबर मजदूरों की जो पेमेंट है वो 15 दिन के अंदर जो है वो कर देनी चाहिए, लेकिन 2.5 महीने से ऊपर हो गए मनरेगा की जो पेमेंट है लेबर की है वो नहीं लोगों को मिल रही है। और जो मटेरियल खरीदने की बात है, जो मटेरियलों की पेमेंट है वो तो 8-8, 9-9 महीने से ऊपर हो गए हैं, उसकी पेमेंटें जो हैं वो नहीं हो रही हैं। तो ये हाल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का मनरेगा के प्रति जो है हो रहा है। और मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि हाल ही में जो है सरकार ने आईपीएच के अंदर भर्तियां की। आजकल स्कूलों के अंदर जो है उसकी भी भर्तियां की जा रही हैं। और पीछे आपके माध्यम से ही हमने सुना कि 10,000 जो है जलवाहक जो है स्कूलों के अंदर जो है वो रखे जाने थे, जिसके अंदर पहले ये डिसाइड हुआ कि 5,000 जो है मुख्यमंत्री जी अपनी मर्जी से करेंगे और 5,000 जो है वो एसडीएम के माध्यम से होगा। लेकिन और उसके बाद क्या हुआ कि कई जगह से जो है विधायकों ने जो है अपनी लिस्टें बनाई और अपने चहेतों को नौकरियां दी। हालांकि जलवाहकों के अंदर ये एक क्राइटेरिया होता है कि या विधवा या अपंग या अनाथ, और वो लिस्टें बाय चांस बाहर भी निकल आई। और जिन लोगों को उन्होंने उस जगह में लगाया ना उनमें से कोई विधवा थी, ना कोई अनाथ था। और जो इनके पार्टी के जो काफ़ी
भले पूरे परिवार थे, उन लोगों को नौकरियां देने की कोशिश की गई। तो ये भाई भतीजे, उसके बाद जो है कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग जो हैं वो कोर्ट में गए और फिर कोर्ट ने जो है सारे 10,000 जो 10,000 जो पद हैं इनके लिए जो है एक आरएनपी रूल्स का आधार बनाया। और अब हमें इस बात की कम से कम संतुष्टि है कि आरएनपी रूल्स के आधार पे जिस आदमी की योग्यता बनेगी, जो आदमी उस काम के लिए पात्र होगा, कम से कम वो वहाँ लगेगा जो ज़रूरतमंद होगा। इन्होंने तो ऐसा रास्ता बनाया था कि अपनी मर्जी से जो है, अभी आप देख लो कोई जेबीटी के अंदर आप देखो कोई भर्ती हो रही है सबऑर्डिनेट बोर्ड के थ्रू, किसी सबऑर्डिनेट बोर्ड के थ्रू कोई भर्तियां नहीं हो रही है। सारी भर्तियां जो हैं बैकडोर दरवाजे से की जा रही हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, मेरा ऐसा मानना है कि लोग जो हैं अब जागरूक हो गए हैं, लोग सब चीज़ समझ रहे हैं। और 2022 के जो विधानसभा चुनाव हैं उसके अंदर जो है लोग जो हैं, लोगों ने अपना मन बिल्कुल इस वक्त मन जो है लोगों ने बनाया हुआ है। ये ज़रूर है कि एक डर का माहौल जो है भाजपा सरकार ने बनाया हुआ है। लोग अभी चुप बैठे हैं, आप आचार संहिता आने दो। जैसे ही आचार संहिता लगेगी आपने देखना कैसे भारतीय जनता पार्टी से लोगों का एक्सोडस जो है वो कांग्रेस के प्रति। और साथ में मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि हमारे यहाँ के जो विधायक हैं उन्होंने एक चीज़ बोली कि ऐसे चंद्र कुमार जी इतना पैसा यहाँ से वहाँ ले गए। चंद्र कुमार जी ने क्या किया क्या नहीं किया ये तो पूर्व की बात हो गई, लेकिन आपके शासन में क्या हो रहा है? आपके शासन के अंदर जो है 31 मार्च को एलओसी आई ठेकेदारों के लिए, यहाँ लेटर ऑफ क्रेडिट जिससे पेमेंटें करते हैं ठेकेदारों को, उसके अंदर भाजपा के ज़्यादा ठेकेदार थे, कांग्रेसी तो कोई इक्का दुक्का होगा। इनके अपने ठेकेदारों को जो है पेमेंटें नहीं मिली 31 मार्च को। वो पेमेंटें का जो 80% हिस्सा जो था वो बाहर के जो ठेकेदार थे उनको 31 मार्च को जो है पेमेंटें मिली। भाई भतीजावाद तो असली ये है कि जो लोग मंडी के जो लोग यहाँ ठेकेदार जो काम कर रहे हैं, चाहे वो पाइपों के ऑर्डर हैं चाहे और कोई कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो लोग यहाँ काम कर रहे हैं। और जो यहाँ के लोकल लोग हैं चाहे वो भाजपा के ही हैं, उन लोगों को जो है पेमेंट से वंचित रखा गया और बाहर के लोगों को पेमेंट दी गई। इससे बड़ा भाई भतीजावाद क्या हो सकता है? पहले आप अपनी कथनी और करनी की बात तो देखें, फिर जाके आगे बोलें कि क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। और ऐसी ही चीज़ें हमें देखने के अंदर आ रही हैं हर जगह। जहाँ तक नलकों की बात है, ये एक योजना चली है इनके द्वारा कि हर घर में जो है नल लगाए जाएंगे। ठीक है, हर घर के अंदर डीपीआरएं भी बनी, नल कुछ घरों के अंदर लगे भी हैं, लेकिन उन नलों के अंदर पानी कहाँ से आना है, उसके जो टैंक्स हैं, उसका जो सोर्स है, उसके ऊपर तो कोई डीपीआर बनी नहीं है। केवल नलके लग रहे हैं और पाइपें लग रही हैं। और जो पुराने सोर्स हैं, फिलहाल उन नलों को पुराने सोर्सों से ही जोड़ा जा रहा है। यानी कि अगर पुराना सोर्स जो है वो 150 घरों को पानी देने के लिए था, अब उसके साथ 500 घरों के लिए नल और जुड़ गए हैं। तो हो ये रहा है कि अब जो 150 लोगों को नल पानी मिल रहा था, अब वो भी उस पानी से वंचित हो गए हैं। स्कीम है वो पूरे, देखो बात ऐसी है कि अगर आपने सिर्फ फट्टे ही लगाने हैं और उद्घाटन ही करने हैं तो बात कुछ और है। अभी मैं आपको ये बताता हूँ, ये जो एमआरआई मशीन जो लगी है इसका 2 बार उद्घाटन हो गया है इसका। एक बार इन्होंने शिमला से किया मुख्यमंत्री जी ने, उसके बाद मुख्यमंत्री जी फिर चंबा आए, दोबारा इसका बटन दबाया, इसका फिर उद्घाटन किया। और दुख की बात यह है कि आज भी वो मशीनें चलाने के लिए रेडियोलॉजिस्ट जो है वो यहाँ उपलब्ध नहीं है। उद्घाटन आप जितने मर्जी कर दो, बाकी ऐसा है कि बोलते रहेंगे तो हर चीज़ के अंदर सरकार जो है पूरी तरीके से विफल रही है। और 2022 के चुनाव हैं, इसके अंदर जो है भाजपा को जो है इसकी भारी कीमत जो है चुकानी पड़ेगी। चाहे अब ये हिमाचल प्रदेश के अंदर आने वाले 6 महीने के अंदर बड़े से बड़े लीडर लेके आएंगे, मुझे पता है, बड़ी सी बड़ी स्कीमों का बखान करेंगे, लेकिन लोगों को जब धरातल में कुछ नहीं मिल रहा है तो लोग बेशक शांत हैं, लोग बेशक चुप हैं, लेकिन लोग जो है अपना मत का जो है सही उपयोग जो है वो लोग करेंगे। और अभी पीछे विधानसभा आपने देखा होगा, जब पीछे 3 सीटें हमारी विधानसभा की और 1 लोकसभा की आई तो पेट्रोल और डीजल के रेट उसके 2 दिन बाद कैसे गिरे नीचे, लेकिन और फिर वो कंट्रोल्ड रहे जब तक ये दोबारा यूपी के इलेक्शंस नहीं आई, रेट वही रहे।
अगर यूपी की इलेक्शन में ये मुंह की खा जाते तो ये रेट कम ही रहने थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने विजय हासिल कर ली इन 3 इलेक्शनों के अंदर, तो आप देखो दाम जो है वो सीधे जो है फिर से बढ़ना शुरू हो गए। मेरा ऐसा मानना है, आज तो चलो हम बोलते हैं कि यूक्रेन का युद्ध चला है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं इंटरनेशनल मार्केट में उनकी कीमतें बढ़ी है, हम जिस चीज़ को मानते हैं, लेकिन आज से 4 साल जो आपने गुजारे, जिस वक्त भाव 40, 42, 45, 50, 55 डॉलर था प्रति बैरल, तब भी आपने रेट पर पूरे ऊंचे रखे। अभी आपको चाहिए था कि अगर वहाँ रेट बढ़ भी गया है तो आपको सरकार को जो आपने वहाँ से उस टाइम में मुनाफा कमाया था उसको आपको, चाहे आप ऑयल बॉन्ड्स मार्केट में निकालते या कोई भी आप माध्यम करते, तो जो कीमतें हैं गैस, पेट्रोल, डीजल, अब कई बार मैं ऐसे देखता हूँ कि लोग बोलते हैं कि भाई डीजल और पेट्रोल तो पैसे वालों लोगों को हिट करती है। मैं बोलना चाहता हूँ नहीं, डीजल जो है वो हर आम आदमी को टच करता है, क्योंकि डीजल जो है वो माल ढोने वाली गाड़ियों पे भी लागू होता है सारी चीज़ें। अच्छा, गैस जो है घरेलू गैस है वो हर आदमी को टच करती है। पेट्रोल चलो मैं मान सकता हूँ कि जिनके पास गाड़ियाँ हैं कुछ है, तो डीजल तो सब्सिडाइज करना चाहिए था, गैस तो सब्सिडाइज करनी चाहिए थी, पेट्रोल नहीं भी करते। चलो बोलते हैं कि चलो पेट्रोल पैसे वालों के, जिनके पास गाड़ियां उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन चीज़ों में तो सब्सिडाइज करना चाहिए था। तो मेरा मानना है कि सरकार हर फ्रंट पर विफल है। बाकी अगर आप लोग कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम।